औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स की अरेंजमेंट को पहचान लिया, एक मॉडल या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरह मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन की भी हमने बात नहीं की। फिर उनमें डायमेंशन की बात की कि रो कॉलम ये डायमेंशन होता है। अगर डायमेंशन इक्वल होंगे तो इसे स्क्वायर कहा जाता है और अगर डायमेंशन इक्वल नहीं होंगे तो इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर वेक्टर्स की जब बात आती है मैट्रिक्स में, तो ये तभी होता है अगर या मैट्रिक्स जो हो वो एक रो पे मुश्तमिल हो या एक कॉलम पे मुश्तमिल हो, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर मैट्रिक्स। वेक्टर मैट्रिक्स को हम जब अगर वो रो पर मुश्तमिल हो तो उसे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार। और अगर वो कॉलम पे मुश्तमिल हो तो उसको उसके ऊपर बार या सब्सक्रिप्ट ऊपर कोई निशान नहीं होता। तो ये आइडेंटिफिकेशन है दोनों की। एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आपका जो चैप्टर 3 में जितने भी मॉडल दिए गए हैं आपको बार बार कहेगा कि यार उस मॉडल को मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंजमेंट में कन्वर्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो। तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट काइंडली आप अपना मैट्रिक का कोर्स भी देख सकते हो जहां आपने मैट्रिक्स पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा जो भी आपको मॉडल दिया गया उसके अंदर जिसे हम एंडोजीनस वेरिएबल कहते हैं, ये जो असल में जो वेरिएबल उस मॉडल के अंदर होते हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना होता है, द वैल्यू ऑफ विच विल बी कैलकुलेटेड विद इन द मॉडल। तो वो विद इन द मॉडल जो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो उसे हम वेरिएबल कहेंगे। बाकी सबको हम एक्सोजीनियस वेरिएबल या फिक्स कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो तरीकाकार ये है सिस्टम ऑफ इक्वेशन या मॉडल, सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक तरतीब के साथ, फिर जो कांस्टेंट होते हैं वो राइट हैंड साइड पे। तो जब मैट्रिक्स वर्जन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सा होगा? जो इस वेरिएबल के कोफिशिएंट उठाए जाएंगे विद साइन। दूसरा फिर एक्स होगा, एक्स रिप्रेजेंट करता है जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है। और तीसरा डी कांस्टेंट। तो ये सारा का सारा उससे रिलेटेड। मैट्रिक्स ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? अगर जो इसके मेंबर्स है, ये जो मेंबर है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट होता है ए आई जे से। लेट सपोज ये जो हमें दिया गया है ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। आई जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह डायमेंशन में पहले रो फिर कॉलम, इसी तरह मेंबर की रिप्रेजेंटेशन में पहले रो पहले फिर कॉलम। यानी 4 की पोजीशन क्या है? 4 की पोजीशन होगी A11, पहला रो पहला कॉलम, वो वाली जगह जहां पर पहला रो पहला कॉलम। फिर 3 की पोजीशन क्या होगी? 1 2, पहला रो और दूसरा कॉलम। रो तो ये पहला है लेकिन दूसरा का ये होगा A12। इसी तरह 2 की पोजीशन क्या होगी? A21, दूसरी रो पहला कॉलम। और 0 की पोजीशन क्या होगी? A22, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो ये तो हमारा हो गया जो मेंबर्स है उसको हम लोकेशन वाइज किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इन मैट्रिक्स। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं A11, A12, अगर ये 2 क्रॉस 2 है, नीचे फिर A21, A22। अगर दोनों मैट्रिक्स के जो मेंबर्स है, जो लोकेशन है, उस पर सेम मेंबर्स मौजूद होंगे तो इसे हम इक्वल कहेंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, एज अनदर एग्जाम्पल, अगर ये इक्वल है एक्स वाई, इसकी डायमेंशन क्या है स्टूडेंट? 2 1, 2 क्रॉस 1, 2 रो 1 कॉलम। सिमिलरली दूसरे की भी 2 रो 1 कॉलम। अगर ये इक्वल है, लेट सपोज अगर ये इक्वल है तो इट्स मीन एक्स बराबर होना चाहिए 7 और वाई बराबर होना चाहिए 4। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जब हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका बिल्कुल आसान सा रूल है, वो ये है कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। लेट सपोज ये एग्जांपल नंबर 1 है, पहला मैट्रिक्स 4 9 2 1, इसका डायमेंशन क्या है? 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। सिमिलरली 2 0 0 7, ये भी 2 क्रॉस 2 है। इसको जमा या मनफी करने का तरीकाकार क्या है? इसको जमा या मनफी करने का, इसके जो लोकेशन है, सेम लोकेशन को अगर ये ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे। यानी जो पहली वाली लोकेशन जिस तरह मैंने आपको बोली थी, ये मेंबर को रिप्रेजेंट करने की लोकेशन क्या है? A11, A12, A21, A22, A31, A32। ये कौन सा है? ये जो जर्नल दिया गया एग्जांपल नंबर 2 में, ये 3 क्रॉस
ये 3x2 है, इसी तरह ये ऐड होगा 3x2 के साथ ही, और जो पोजीशन वाले होंगे यानी जो पहली पोजीशन है A11 की, ये जमा होगा दूसरे मैट्रिक्स के भी A11 के साथ, 4 जमा 2, इसी तरह 9 जमा 0, 2 जमा 0, 1 जमा 7, तो ये एडिशन है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, 4 मनफी 2, अगर आपने पहले से दूसरे को मनफी करना है तो 4 मनफी 2, 9 मनफी 0, 2 मनफी 0, 1 मनफी 7, यानी जमा मनफी बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ज़रूरी क्या है, डायमेंशन का सेम होना। अगर एक मैट्रिक्स 2x2 है तो दूसरे को भी 3x2 है, जितना भी एक डायमेंशन होगा उस दूसरे को भी इतना होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब हम स्केलर की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किस तरह करते हैं, एक मैट्रिक्स के साथ एक कोफिशिएंट को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर 7 ज़रब हो रहा है 3 मनफी 1 0 5, ये एक मैट्रिक्स है, तो ये बस सीधा डायरेक्ट हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 21 मनफी 7 एकम 7, 7 0 0, 7 5 35, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट किया हुआ है, हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑपरेशन, मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन में सबसे पहले जो मेंबर्स होते हैं उनकी लोकेशन हमने पहचान ली। मैट्रिक्स को लिखा जाता है A11, A12, A21, A22। A51 का क्या मतलब होगा, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका 5 रो में जो 5 रो और पहला कॉलम, वो पोजीशन जो होगी वो कहलाएगी A51। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हमने की, हमने बोला ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसमें डायमेंशन का सेम होना ज़रूरी है। इसके बाद अभी हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब है कोई डिजिट, कोई हिंसा मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो किस तरह होगा, वो उसी तरह होगा जिस तरह आम मल्टीप्लिकेशन होती है, हर मेंबर के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई होगा। अभी हम अगर 1/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर मेंबर के साथ, तो 1/2 हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 मीन 0.5, तो आप अगर 0.5 करते हो या हर मेंबर तकसीम 2 करते हो तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। हम जब आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि दो मैट्रिक्स हमें दिए गए A एंड B। ए का डायमेंशन क्या है स्टूडेंट, ए का डायमेंशन है 1 रो 2 कॉलम। अगर देखें एक दफ़ा ये सीख लो, एक रो है इसमें, और जब कॉलम की बात करता हूँ तो ये अलहदा एक कॉलम है और A12 अलहदा एक कॉलम है, तो एक रो और 2 कॉलम। सिमिलरली बी के क्या डायमेंशन है, एक रो, दूसरा रो, कॉलम की बात करते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये क्या है 2x3। तो हम जब देखते हैं, हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है ए है 1x2 और बी है 2x3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी ये है कि पहले की कॉलम और दूसरे का, पहले का कॉलम ये और दूसरे का रो, अगर आपने ए ज़रबे बी करना है तो ए का कॉलम और बी के रो बराबर होने चाहिए, यानी डायमेंशन में जो ए का जो सेकंड है और बी का जो पहला है, तो पहला रो होता है और सेकंड कॉलम होता है, तो ए का कॉलम और बी का रो इक्वल होना चाहिए, तब ये डायमेंशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये याद रखें। अगर ये सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, अगर ये सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। और फिर जो नया मैट्रिक्स बनेगा, जो रिमेनिंग डायमेंशन है, जो 1 और 3 रह जाते हैं, ये नए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना, इन दोनों के ज़रब से जो आएगा उसका डायमेंशन ये होगा 1x3। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये अगर सेम होगा, इधर 2 2 है, हाँ सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी जो इन दोनों को ज़रब देने से जो जवाब आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, उसका जो डायमेंशन बनेगा वो भी इंडिकेशन ये दे रहा है 1x3 बनेगा। 1x जो रिमेनिंग जो 2 2 को हटा के 2 2 को हटा दो, क्या रह जाता है 1x3, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका बनेगा 1x3। अभी हम आगे जाते हैं कई मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में। अच्छा, फिर इनर प्रोडक्ट की बात होती है। इनर प्रोडक्ट एक किस्म का आम स्केलर किस्म की हम ज़रब देते हैं मैट्रिक्स को, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है क्या, गिवन टू मैट्रिक्स, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गिवन टू वेक्टर्स u एंड v, ये वेक्टर होंगे या एक रो या एक कॉलम, विद एन एलिमेंट, जितने भी इसके एलिमेंट्स हो, A11, A12, A13, A14, A15, जितने भी इसमें रो हों, जितने भी कॉलम